हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पिछली वीडियो में हमने इससे पहले का पोर्शन कवर किया था। आज हम बात करेंगे उच्चारण संबंधी दोष और उनका निवारण। ठीक है भाई, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिल सके। जैसे कि आपको पता ही है, अभी आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हुआ है, तो आपके जो सेमेस्टर 2 है उसके एग्ज़ाम होने में विदिन 4 और 3 मंथ मान के चलिए, क्योंकि सेमेस्टर 1 में जितना टाइम लगा है उतना आपको सेमेस्टर 2 में नहीं मिलने वाला है। क्लियर? तो चलिए फिर बिना किसी देरी के अपने टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। पिछली वीडियो जिन बच्चों ने वॉच नहीं की है वो जाकर के उनको वॉच कर ले, तभी आप लोगों को एक आइडिया लगेगा कि हम कहाँ पर लाइक कर रहे हैं इस टाइम पे। ठीक है भाई, चलिए फिर देख लेते हैं उच्चारण संबंधी दोष और उनका निवारण। छात्रों द्वारा उच्चारण करते समय बहुत सारे दोष आते हैं, तो उनके निवारण के लिए प्रशिक्षु को या जो आप भावी अध्यापक होने जा रहे हैं, विशेष रूप से आपको सजग रहना चाहिए। अब आप उसको कैसे दूर करेंगे? देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। सबसे पहला है कि छोटी ई को दीर्घ ई के रूप में उच्चारण करने का दोष बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इमली, ईख, ठीक है, ई का उच्चारण करते हैं तो ह्रस्व ई का उच्चारण अभ्यास आवश्यक है। छोटी ई और बड़ी ई में फ़र्क समझाना आपको बहुत ज़्यादा आवश्यक है। दूसरा है छोटा ऊ को बड़ा ऊ बोलने का दोष होता है, तो इसी तरीके से जो आप उच्चारण करते हैं उसमें भी आपका दोष आ जाता है, तो इसलिए आपको अभ्यास की ज़रूरत है। नेक्स्ट है फिर ए को आई की भांति हम उच्चारित कर, जैसे पैसा को पैसा बोलते हैं कुछ लोग, तो इसका शुद्ध उच्चारण भी आपको आवश्यक है। नेक्स्ट है छ को अदद च और छ को वैसे क और श से मिलके बना है ये, इसे भी छः उच्चारण बोलते हैं बहुत से लोग। ठीक है, तो इसका उच्चारण छात्रों को अलग अलग रूप से स्पष्ट रूप से समझा देना चाहिए। ट और ठ के उच्चारण में भी प्राय भूल हो जाती, जैसे चिट्ठी को हम चिट्ठी आधा ठ लिख देते हैं, लेकिन इसमें आधा ट और ठ आता है। ठीक है, तो ऐसे शब्दों का उच्चारण अभ्यास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है फिर ड और ढ को ड और ढ के रूप में, यहाँ बिंदी आएगी ड और ढ के नीचे। ठीक है, ड और ढ को ड और ढ के रूप में उच्चारित करने का भी दोष पाया जाता है। फिर है न और अंगा का उच्चारण भ्रम भी पाया जाता है, जैसे गणेश को गणेश और गरुण को गरुड़, तो इन शब्दों का उच्चारण अभ्यास भी आवश्यक है। इसी तरीके से वै और बै में बहुत बच्चे गलती करते हैं इनमें भी। ठीक है, और इसी तरीके से सचलचम, षटकोण और सह सपेरा का उच्चारण दोष बहुत ज़्यादा पाया जाता है। जैसे बहुत से लोग हैं जो श्याम को श्याम बोलते हैं, तो श और स में अंतर है। ठीक है, तो इसके उच्चारण अभ्यास बच्चों को प्रॉपर तरीके से कराया जाए। नेक्स्ट है फिर द और य का उच्चारण विद्यार्थी ध य या फिर ध के रूप में करते हैं, लेकिन जैसे आपने देखा हो द और य मिलके ये बन जाता है, जैसे विद्या का बनता है ना द, तो ये बनता है, इसको आपको ध उच्चारित नहीं करना है। तो इस तरीके से बहुत सारे उच्चारण दोष हैं। अभी जैसे ग का उच्चारण जो है वो ज और य से मिलकर बना है, तो इसका उच्चारण ज्ञ के रूप में होता है, जैसे ज्ञात और प्रज्ञा। ठीक है, इसी तरीके से री का उच्चारण री के रूप में किया जाने लगा है, जो अशुद्ध है, जबकि इसका जो उच्चारण है वो मूर्धा से किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है फिर कक्षा शिक्षण के समय उच्चारण अभ्यास। सबसे पहला क्या है, आपको क्या करना है, जब आप पढ़ाएं तो आपके पास उपयुक्त अवसर होता है कि आप एक प्राइमरी के टीचर हैं, तो आप बच्चों का उच्चारण सुधरवाएं। ठीक है, यहीं से बच्चों का बेस शुरू होता है, और अगर बेस ही उनका सही नहीं होगा तो वो आगे जाकर भी गलत उच्चारण ही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फिर गद्य और पद्य शिक्षण के समय उच्चारण अभ्यास। दैनिक व्यवहार में गद्य का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। हम अपने भावों विचारों को प्राय गद्य में ही व्यक्त करते हैं। दूसरों के भावों और विचारों का जो बोध है वो गद्य के द्वारा ही सरलता से होता है। गद्य की वाक्य रचना में अर्थ तत्वों की प्रधानता होती है, भाषा व्याकरण सम्मत व्यवस्थित होती है। पद्य में अनुभूति की प्रधानता होती है। देखो, पद्य में क्या होता है, आपका दोहे वगैरह होते हैं, है ना, तो उसमें आपका संबंध, संवेदना, भाव, रागात्मक और कल्पना से है। तो गद्य शिक्षण के माध्यम से भाषा संबंधी समस्त कौशल और व्याकरण संबंधी नियमों का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है।
तो प्रशिक्षु को स्वयं सर्वप्रथम स्वस्वर वाचन, शुद्ध उच्चारण, आरोह अवरोह मतलब कहाँ पर कितना उतार चढ़ाव लेना है वाक्य में, प्रवाह के साथ करना चाहिए। सस्वर वाचन के समय वर्ण या शब्द विशेष की उच्चारण शुद्धता का ही नहीं अपितु वाक्य स्तर का भी उच्चारण शुद्धता, उचित स्वराघात, सुर के सम्यक निभाव पर बल देना चाहिए। गद्य पाठों में भाषा कार्य के अंतर्गत शब्दार्थ, शब्द प्रयोग, शब्द रचना के समय भी शुद्ध उच्चारण शिक्षण का अवसर प्राप्त होता है। जैसे कि बिजुली के प्रकाश में अपनी आंखें चौंधिया जाती है, ये बिल्कुल अशुद्ध रूप से लिखा हुआ है। देखिए प्रकाश को हमने यहाँ पे क्या उच्चारित किया है, प्रकाश, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बच्चों को डिफरेंस समझा सकते हैं, अंतर समझा सकते हैं, चाहे आपको शामपट की भी क्यों न सहायता लेनी पड़े। नेक्स्ट है फिर संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग, वचन, विकार आदि के कारण शब्दों के रूप बदल जाते हैं, तो इसके कारण भी बहुत सारी अशुद्धियाँ हो जाती हैं। जैसे कि संधि है सूर्यो उदय, ठीक है, सूर्य उदय हो रहा है। उपसर्ग है विहार और प्रसार। लिंग हाथी आता है और हाथी आता है। अभी वचन क्या है, सभी लोगों का कहना है और सभी लोग कहते हैं। तो शिक्षण, कविता शिक्षण के समय प्रशिक्षुओं के लिए देखिए क्या निर्देश है यहाँ पर। जब आप कविता शिक्षण करें या कविता पढ़ाएं तो कविता से पहले ही संबंधित जो कथा है उसके बारे में छात्रों को अवगत कराना आवश्यक है। कथा के सामान्य आदर्शों की ओर छात्र को प्रेरित करके ही संबंधित अंश का अच्छी तरह पढ़ाया जा सकता है। स्फुट कविताओं में देश प्रेम, श्रम की महत्ता, त्याग, बलिदान, मानवीय मूल्यों, नैतिक आदर्शों की कविताएं रहती है। तुलसी, सूर, मीरा के पद तो प्राय कक्षा 3 से ही कक्षा में आने लगते हैं। पदों के अध्यापन के संबंध में अध्यापक को ध्यान रखना होगा कि पद्य की एक विशिष्ट विधा पद है। पद में किसी एक समस्या पर विचार किया जाता है, मुख्य समस्या को पंक्ति में ही रखा जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए है आपके लिए यहाँ कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, कबहू को हो यहूँ रहन रहनी रहोगो या बसो मेरे नैनन में नंदलाल आदि पद की प्रथम पंक्तियाँ हैं। यदि पद के मुख्य विचार से संबंध बातें भी हैं, अन्य विचार इन्हीं के इर्द गिर्द चलते रहते हैं, तो अंततः इसका समाधान भी आ जाता है। अंतिम पंक्ति में रचनाकार अपना नाम भी देता है। आपने देखा होगा लास्ट में नीचे ऐसे करके रचनाकार का यहाँ पर नाम लिखा रहता है ना। जैसे कि इसमें लिखा है यथा, यथा का मतलब होता है उदाहरण। जैसे कि सूरदास और विहंसी यशोदा ले उठ कंठ लगायो या मीरा प्रभु, बेटा सेकेंड, या मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत बछल गोपाल आदि। कविता पढ़ने के पूर्व उस कविता के संपूर्ण परिवेश से छात्रों को अवगत कराना आवश्यक होता है। इस दृष्टि से काव्यों को ध्यान रखकर कविता शिक्षण कराना अत्यंत आवश्यक है। अब देखिए उद्देश्य क्या है प्राथमिक स्तर पर उच्चारण कराने के, ठीक है। एक तो शब्दों का स्पष्ट ज्ञान बच्चों को हो जाता है, भाव के अनुकूल वाचन, गति प्रवाह के साथ वाचन की योग्यताएं, छोटे बच्चों के लिए गीतों को स्वयं पढ़ने और उन्हें कंठस्थ करना, अन्य बच्चों के समक्ष सुनाने की योग्यता विकसित करना, ठीक है। और नेक्स्ट है फिर कविता को नाटकीय के साथ सुनाने की दक्षता करना, कविता को व्यक्तिगत समूह के साथ हाव भाव, अवरोह, आरोह के साथ सुनाने की योग्यता विकसित करना। मतलब बच्चे में ऐसी क्षमता आप विकसित कर दें कि बच्चे को पता हो कि कहाँ पर कितना उतार चढ़ाव उसको पंक्ति के अंदर लेना है पढ़ते समय, कहाँ पर कितना विराम लेना है, कहाँ पर किस हाव भाव के साथ वाक्य को पेश करना है, ठीक है। फिर है अंगद रावण संवाद तथा परशुराम लक्ष्मण संवाद, सूरज हवा आदि कविता के कलात्मक संवाद को भावात्मक अंदाज में सुनाने की दक्षता का विकास करना। अब बात करते हैं पूर्व माध्यमिक स्तर की, ठीक है। तो प्राथमिक स्तर की योग्यताओं में क्रमशः विकास करना, कठिन शब्दों के उच्चारण का समुचित अभ्यास कराना,
उच्चारण विषयक त्रुटियों का सुधार करना, इस स्तर पर कविता की परख, कविता के प्रति रुचि का विकास करना, उपयोगी कविताओं के चयन की क्षमता का विकास करना, कविता की पंक्तियों में प्रयुक्त रस अलंकार जैसे कि वीर रस, शांत रस, उपमा, अनुप्रास, यमक सामान्य रूप से पहचानने की क्षमता का विकास करना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपका उद्देश्य हो जाती है कि आप बच्चे को शुद्ध उच्चारण कराना क्यों ज़रूरी है और शुद्ध उच्चारण करने से बच्चे में क्या क्या चीज़ें डेवलप होंगी। ठीक है, जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम ही है कि गद्य और पद्य के अंशों का शुद्ध उच्चारण कराना, लय और उतार चढ़ाव के साथ बोलना और पढ़ना आदि। ठीक है, आ जाइए वापस से हम फिर से अपने उसी टॉपिक पर आ जाते हैं। अब बात करते हैं इसमें विधियाँ। देखिए विधियाँ कौन कौन सी अपनाई जाती है। एक तो है गीत प्रणाली विधि। इसका सहारा छोटी कक्षाओं के लिए लिया जाता है, कक्षा 1 से 3 के लिए। इस स्तर पर बाल गीतों का चयन किया जाता है जिसमें लय की प्रधानता होती है। इसमें शिक्षक स्वयं स्वर ताल के साथ गीतों को पढ़ता है, बच्चे सामूहिक रूप से उसे दोहराते हैं। ऐसे गीतों के वाचन में छात्र बड़ी रुचि के साथ भाग लेते हैं। यह विधि केवल शिशु कक्षाओं के लिए ही उपयोगी है। ठीक है, छोटी कक्षाओं के लिए ही गीत प्रणाली उपयोगी है। दूसरा है अभिनय या नाटक प्रणाली। इस प्रणाली का प्रयोग भी आप प्रारंभिक कक्षाओं में अभिनय प्रधान गीतों को पढ़ाने के लिए कर सकते हैं। इन पदों को पढ़ते समय बालक पद्य की लय, गीत और ताल के अनुसार अंग संचालन द्वारा भाव व्यक्त करना सीख जाता है। इन गीतों के साथ बच्चों को अधिक मनोरंजन होता है, साथ ही वो अपने अंग प्रत्यंगों की कविता की लय के अनुसार संचालित करने का कौशल प्राप्त कर लेते हैं। छात्र सामूहिक अभिनय भी सीख जाते हैं, कविताएं भी आसानी से याद हो जाती हैं। शिक्षक में भी विशेष कुशलता की आवश्यकता होती है। इस प्रणाली द्वारा कक्षा में जीवन का संचार हो जाता है, किंतु इसका प्रयोग सिर्फ सभी कविताओं के लिए नहीं किया जा सकता। एक्टिंग का यूज़ आप हर कविता के लिए नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको हम यहीं तक रखते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए सभी को हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू सो मच।